हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 25 मई की क्लास। एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कौन से नए वर्ड्स आज आप सीखने वाले हैं। पहला शब्द दे रखा है माल्फिजेंस। माल्फिजेंस का वर्ड कैटेगरी नाउन दे रखा है आपको। वैसे किसी भी शब्द की वर्ड कैटेगरी डिपेंड करती है सेंटेंस पर, और सेंटेंस में किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, सफिक्स देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ किस वर्ड कैटेगरी में है। तो यहाँ देखिए ANCE दे रखा है, तो ये नाउन है। और मैल्फिजेंस जो है इसका मतलब होता है रॉन्ग डूइंग या मिसकंडक्ट, मतलब गड़बड़ी को बोलते हैं। मैल्फिजेंस का मतलब क्या है? गड़बड़ी, रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट। ठीक। दूसरा है अनरेवल। अनरेवल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सुलझाना। मैं इसको हिंदी में लिख दूं आपको। ये वाला जो होगा ये होगा गड़बड़ी। ये वाला जो है अनटेंगल और रिजॉल्व, इसका मतलब है सुलझाना। ये अनरेवल के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। तीसरा है डीम। डीम एक वर्ब है, ये पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। मानना, किसी चीज को मानना, विचार करना, ये होता है डीम। रिप्रीव का मतलब नाउन है, और रिप्रीव का मतलब होता है राहत। रिप्रीव का मतलब क्या होता है? राहत, रिलीफ या रेस्पाइट। इन द वेक ऑफ, 1 2 3 4, 4 शब्दों का समूह है, फ्रेज हो गया। शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। और इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग या एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब के परिणाम स्वरूप, या किसी चीज के चलते, के चलते या के परिणाम स्वरूप, ये इसका हिंदी में मीनिंग है। डिजिंग एक एडजेक्टिव है। ING लगकर कोई शब्द वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगी, या नाउन होगा। ING लगकर 2 शब्द इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, जिसमें ING होता है, वो प्रेपोजिशंस भी होते हैं, लेकिन एक आम तौर की बात कर रहा हूं मैं। एक जनरल अगर हम देखें तो ING लगकर 3 ही चीज़ें मिलेंगी आपको, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब, एक नाउन। ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कंफ्यूजिंग या अनस्टेडी, मतलब भ्रमित करने वाला कह सकते हो, या अस्थिर कह सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 6 वर्ड्स हो गए हैं ये। इसके बाद में आपको दे रखा वॉलेटिलिटी। जिन वर्ड्स के एंड में TY होता है वो नाउन होते हैं। ऑनेस्टी, ब्यूटी, कम्युनिटी, है ना, ये सब नाउन होते हैं। इसका मतलब है अस्थिरता। अस्थिरता। ठीक है। एक्सपेडिएंट है, वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लाभदायक। एक्सपेडिएंट का मतलब क्या होता है? लाभदायक। मीन्स फेवरेबल कह दीजिए, प्रॉफिटेबल कह दीजिए। जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रॉफिटेबल, फेवरेबल। कॉन्ट्रावेंशन में TION दे रखा है लास्ट में। TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं नाउन। ये कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ बीच बीच में, वो सब आपको याद रखनी है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब नाउन, ये नाउन है, और इसका मतलब है उल्लंघन, मतलब नियम तोड़ने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं वायलेशन, ब्रीच, ये सब। एम्फेटिक है, वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है स्पष्ट, जो क्लियर हो, एकदम डिस्टिंक्ट हो, कोई किंतु परंतु नहीं हो, असंदिग्ध हो, उसे कहते हैं एम्फेटिक। थ्रो अप एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है तो इसे फ्रेजल वर्ब कहा जाएगा। इसका मतलब है नई प्रॉब्लम्स या आइडियाज को प्रोड्यूस करना, नई समस्याएं या नए विचार प्रस्तुत करना। ठीक है। जक्स्टापोज वर्ब है, इसका मतलब है साइड बाय साइड रखना, नजदीक रखना, किसी चीज के पास में रखना। और कंपेल शब्द है, वो वर्ब है, इसका मतलब है मजबूर करना, बाध्य करना। तो इसका दे रखा है आपको क्या? इंपेल, कंपेल, इंपेल, फोर्स, कोर्स, ये सब होते हैं इसके सिनोनिम्स। ये वर्ब है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। बता दूं मैं आपको कि ये जो एडिटोरियल है वो फाइनेंशियल मुद्दे पर आधारित है। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी अडानी समूह की कंपनीज को लेकर, उसके ऊपर एडिटोरियल बेस्ड है। ये तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए शब्द देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज भी कॉम्प्लिकेटेड है, टिकलिश टाइप है, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान से देखते हैं, पूरा सेशन देखते हैं,
हर एक बात को नोट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसका PDF अलॉन्ग विद वोकैबुलरी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा सेशन देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करके जाया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि और स्टूडेंट्स ये जान लें कि कैसे बहुत आसान हो सकती है इंग्लिश सीखने का प्रोसेस अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल बेसिक से जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश ठीक है, समझ में आने लग गई है, उन बच्चों को अगर इंग्लिश बहुत अच्छी करनी हो, आपकी कम्पिटिटिव इंग्लिश की अगर बात करें, तो उसके लिए इस प्रकार का जो सेशन है बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। ठीक है, अब देखिए, एन अनक्लीन चिट, आपने सुना होगा क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट देने का मतलब है जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप हटा दिए और कह दिया कि तुम दोषी नहीं हो। अनक्लीन चिट है, इसका मतलब तुमने ये तो कह दिया कि दोषी नहीं हो, लेकिन उस जो आपने तुम ये क्लीन चिट दे रहे हो ना, ये क्लीन नहीं है, ये इससे साफ सुथरी, मतलब एक प्रकार से आप दोष मुक्त नहीं कर रहे हो, साफ सुथरे तरीके से आप कह तो रहे हो कि दोषी नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एन अनक्लीन चिट। इसमें अगर मैं वर्ड कैटेगरी बताऊं तो ये डिटर्मिनर हो जाएगा, एन अनक्लीन है वो एडजेक्टिव हो जाएगा और चिट है वो नाउन हो जाएगा। आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि एन यहाँ डिटर्मिनर है, ए एन दी ये जो भी होते हैं आर्टिकल्स वो सब डिटर्मिनर्स होते हैं। आपको फिर ये पता होना चाहिए कि जो डिटर्मिनर है उसके बाद दो शब्द हैं, तो दूसरा शब्द जो है वो कहलाएगा आपका नाउन और पहला शब्द है नाउन के पहले जो आता है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। इतना पता ही है आपको। आगे देखिए, लास्ट वेंसडे, पिछले बुधवार को। अब ये लास्ट वेंसडे जो है ना एडवर्ब का काम करेगा, टाइम की बात कर रहा है। जो भी टाइम बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स बोलते हैं। तो पिछले गुरुवार को, पिछले बुधवार को देखो वेंसडे बोलते हैं, वेंसडे स्पेलिंग आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हम लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि हमें आता है, लेकिन जैसे लिखने बैठते हैं तो नहीं आता होता है। थोड़ा सा ध्यान रखा करें, हर एक बात को गौर करके देखें, उसको प्रैक्टिस में लें, तभी कुछ सीख पाओगे। तो पिछले बुधवार को ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी किसको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म है, सेबी को मोर टाइम, कुछ और समय दे दिया, किस लिए, कंप्लीट करने के लिए। क्या, इसकी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसकी है, हिडनबर्ग की जो रिसर्च एलिगेशंस थे, हिडनबर्ग ने कुछ रिसर्च करके, हिडनबर्ग जो रिसर्च है उसने कुछ आरोप लगाए थे। आरोप क्या लगाए थे, मैलफिजेंस के। मैलफिजेंस पढ़ा हमने, रॉन्ग डूइंग होता है, मिसकंडक्ट होता है, मतलब गड़बड़ी का आरोप लगाया था। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशंस, मैनिपुलेशंस का मतलब हेरफेर करना होता है। इन्होंने आरोप लगाया था कि स्टॉक की कीमतों में हेरफेर की गई है। एंड वायलेशंस ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, और इन्होंने कहा कि वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, ब्रीच हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, किस चीज का, न्यूनतम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है, सार्वजनिक शेयर धारिता होती है, उसकी जो आवश्यकता है अडानी ग्रुप फर्म्स के अंदर, उसमें भी उल्लंघन हुआ है। ये जो आरोप लगाए थे, इन आरोपों की जांच चल रही थी और इन जांच के लिए इन्होंने सेबी को थोड़ा टाइम और दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब समझो, यहां सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लग रहा है, बताया ही था मैंने, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे आता है। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है वो ग्रांटेड है, ठीक है, एक बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया, किसको, सेबी को। क्या, ज्यादा टाइम, किस लिए, कंप्लीट करने के लिए। क्या, इट्स किसके लिए, सेबी के लिए आ रहा है। सेबी की जो जांच है, जांच पड़ताल है, इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन किस चीज की, हिडनबर्ग रिसर्च के जो आरोप थे, आरोप किस किस चीज के थे, मैलफिजेंस का था, गड़बड़ी का था। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, स्टॉक प्राइस में हेरफेर हुई है, इसका आरोप था। एक आरोप था कि तुमने जो न्यूनतम एक पब्लिक शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता होती है, उसका तुमने उल्लंघन किया, यह आरोप था अडानी ग्रुप ऑफ फर्म्स के अंदर। तो इन सब आरोपों की जांच में, जांच को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा और टाइम दे दिया है सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने। इन्वेस्टिगेशन में इनटू लगता है, चूंकि इन्वेस्टिगेशन नाउन है तब की बात है। अगर इन्वेस्टिगेशन वर्ब होती है तो इससे पहले हम, इन्वेस्टिगेट होती है वर्ब, उसके साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो शब्द है, जो नाउन होता है, TION से एंड होता है, वहां पे हम इनटू लगाते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कुछ काम की बातें थी इसमें। अहेड ऑफ द कोर्ट्स ओरिजिनल मे टू लिमिट। अब देखिए, कोर्ट की एक ओरिजिनल लिमिट थी 2 मई की, अहेड ऑफ का मतलब उससे पहले। तो 2 मई की जो लिमिट दे रखी थी कोर्ट ने ओरिजिनल रूप से, सेबी हेड सोट, सेबी ने चाहा, सोट है वो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सोट सेकंड फॉर्म होती है और सोट ही थर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है,
चाहना, तलाशना, कोशिश करना। क्या क्या मतलब होता है? चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो कह रहा है कि कोर्ट की जो ओरिजिनल 2 मई की लिमिट थी, याद रखिए मंथ को लिखने का सही तरीका है, पहले महीने का नाम लिखते हैं, उसके बाद में डेट लगाते हैं। मंथ को लिखने मतलब डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नाम लिखिए, उसके बाद में डेट लगाइए। तो 2 मई की जो लिमिट दी थी कोर्ट ने सेबी को, उससे पहले सेबी ने चाहा, सेबी ने डिमांड करी कि कम से कम 6 महीने और दो। और साइट करते हुए, हवाला देते हुए, जब आईएनजी बीच में आ रहा है, 2 काम हो रहे हैं। एक तो इसने मांगा टाइम, और क्या करते हुए टाइम मांगा, दूसरा काम ये हो गया। तो जब दूसरा काम साथ में हो, कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, बताया गया था आपको। और साइट का मतलब होता है मेंशन करना, जिक्र करना, हवाला देना। तो इस चीज का हवाला देते हुए, किस चीज का? कि सब कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मतलब जटिलताएं हैं। एंड द नीड टू अनरेवल लेयर डील्स, और आवश्यकता है किस चीज की? अनरेवल करने की। अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना, अनटेंगल करना, रिजोल्व करना। किस चीज को? लेयर डील्स। काफी सौदेबाजी ऐसी हुई है जो लेयर में है। लेयर डील्स का मतलब ऐसी डील्स जो लेयर में है, जो एक प्रकार से मतलब काफी सारे स्तरों के अंदर डील की गई है, काफी सारे लेयर्स में डील चली है, ठीक है, उनको सुलझाने की आवश्यकता है। इट डीम्ड सस्पिशियस, इट यहां पे आ रहा है सेबी के लिए। सेबी ने जो मानी थी कि सस्पिशियस है, सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल है। जिन डील्स पे हमें शक है उनको सुलझाने में टाइम लगेगा, जटिलताएं बहुत सारी है, तो 6 महीने और दे दीजिए, ये इसकी डिमांड थी। अहेड के साथ ऑफ लगता है, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले। तो कोर्ट की जो ओरिजिनल 2 मई की लिमिट थी, उससे पहले सेबी की वर्ब है वो हैड सोट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सोट है वो सीक की थर्ड फॉर्म है। याद रखिए हैज, हैव, हैड इनके साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। कम से कम 6 महीने और मांग लिए, किसका हवाला देते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कॉम्प्लेक्सिटीज का हवाला देते हुए कि काफ़ी जटिलताएं हैं और आवश्यकता है लेयर डील्स को सुलझाने की आवश्यकता है, जिसे कि इसने माना था। इट की वर्ब यहाँ डीम्ड है, ठीक है, ये इट सब्जेक्ट है यहाँ पे। सस्पिशियस, डाउटफुल, संदेहास्पद माना था। ओयूएस एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, याद रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखें, द मार्केट वॉचडॉग। मार्केट वॉचडॉग किसको बोलते हैं? सेबी को बोलते हैं, ठीक है। वॉचडॉग वो होता है, एक प्रकार की नियामक संस्था होती है जो पैनी निगाह बना के रखती है कि कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, कोई रॉन्ग डूइंग तो नहीं है, कोई मैलिफिजेंस तो नहीं है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। इस प्रकार का ध्यान रखने वाली संस्था जो होती है उसको वॉचडॉग बोलते हैं। तो मार्केट वॉचडॉग, इसको ऐसा पढ़ लो, सेबी हैज नाउ गोट, ये हैज गोट इसकी वर्ब है, नाउ है वो एडवर्ब है। अब इसने प्राप्त कर लिया है 3 महीने की मोहलत। रिप्रीव का मतलब क्या देखा था? एक तो देखा था रिलीफ, एक देखा था रेस्पाइट। तो अब इस सेबी को 3 महीने की मोहलत मिल चुकी है, ठीक है। बट द फाइंडिंग्स ऑफ ए 6 मेंबर एक्सपर्ट पैनल, लेकिन जो कुछ भी इनको फाइंडिंग्स मिली है, जो कुछ भी मतलब ये निकाल कर लेकर आए हैं 6 मेंबर का एक्सपर्ट पैनल, जिसे कि काम दिया गया था किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। क्या काम दिया गया था? रिव्यू करने का, पुनरावलोकन करने का। किसका? इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स ओवरऑल रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। इसने कहा था कि तुम रिव्यू करो, पुनरावलोकन करो। किसको? भारतीय प्रतिभूति बाजार के जितने भी नियामक, रेगुलेटरी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, जो भी रेगुलेटरी संबंधी और निवेशकों के सुरक्षा वाली जो एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, उसका तुम पुनरावलोकन करो। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब क्या बताया था? एज ए रिजल्ट ऑफ, इसके चलते, फॉलोइंग। क्यों करना है? डिजिंग वॉलेटिलिटी। डिजिंग होता है कंफ्यूज करने वाला, वॉलेटिलिटी होता है अस्थिरता। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक के प्राइसेज जो हैं वो घटते बढ़ रहे हैं, अस्थिरता उसमें आई हुई है, और ये काफी डिजिंग है, परेशान करने वाला विषय है। इसके चलते डू नॉट इंस्पायर मच होप फॉर एन एक्सपीडिएंट क्लोजर। तो ये जो फाइंडिंग्स है 6 मेंबर वाली, इसकी वर्ब है डू नॉट इंस्पायर। तो ये प्रेरित नहीं करता है, ये इंस्पायर नहीं करता है। मच होप मतलब ज्यादा आशा नहीं जगाता है। किसके लिए? फॉर एन एक्सपीडिएंट क्लोजर, एक ऐसे मतलब ये केस आसानी से, फेवरेबल तरीके से ये खत्म हो जाएगा, ऐसी आशा नहीं दिखती नजर आ रही है इस 6 मेंबर के फाइंडिंग्स से। एक बार फिर से हम देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखो, फाइंडिंग्स है, इसकी वर्ब है डू नॉट इंस्पायर, ठीक। कुछ रेड कलर में दिख रहा है, तो इन द वेक ऑफ मतलब बताया था। इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है? जो भी फॉलोइंग है एज ए रिजल्ट ऑफ है, जो भी मतलब के चलते हैं, के परिणाम स्वरूप उसको बोलते हैं, फ्रेज है।
डिजिंग कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, वेरिएबल भी होता है, वॉलेटिलिटी अस्थिरता है, वेरिएबिलिटी होता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है, अस्थिरता को बोलते हैं, एक्सपीडियंट एग्जेक्टिव है, फेवरेबल देखा था, प्रॉफिटेबल देखा था, बेनिफिशियल होता है, ये एक्सपीडियंट है। तो कह रहा है कि लेकिन जो 6 मेंबर का एक्सपर्ट पैनल है, ये भी काम की बात है, 6 मेंबर एक्सपर्ट पैनल, देखो 6 है तो मेंबर्स होना चाहिए, लेकिन आप समझिए कि 6 संख्या है, मेंबर यहाँ नाउन है और एक एक्सपर्ट पैनल भी क्या है, नाउन है। तो जब संख्या के बाद में 2 नाउन आती हैं तो ये जो बीच वाली नाउन है ना, ये बन जाती है एडजेक्टिव। हालांकि एडजेक्टिव होती नहीं है लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करती है। नाउन मॉडिफायर बोलते हैं इसको ग्रामर की भाषा में, और नाउन मॉडिफायर्स जो होते हैं सब प्लूरल नहीं बनते हैं, याद रखिए। संख्या है, फिर लगातार 2 नाउन है, नाउन के पहले जब नाउन आती है तो वो नाउन मॉडिफायर बन जाती है। नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव की तरह काम करती है, एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता है। इतनी सारी बातों को ध्यान रखेंगे आप। तो कह रहा है कि जो भी 6 मेंबर का जो एक्सपर्ट पैनल था, उसको जो भी पता लगा, वो जो फाइंडिंग्स रही उसकी, अब इस 6 मेंबर वाला जो पैनल था उसको काम किसने दिया, कोर्ट ने दिया। क्या काम दिया कि भाई तुम इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट जो है, भारतीय प्रतिभूति बाजार जो है, इसकी पूरी टोटल रेगुलेटरी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जो भी है, निवेशकों की सुरक्षा संबंधी और नियम संबंधी जो भी एक स्ट्रक्चर है, उसका पुनर्वलोकन करो। किसके चलते करना है, क्योंकि अडानी ग्रुप के प्राइसेस जो हैं उसमें वॉलेटिलिटी अस्थिरता बनी हुई थी और ये चीज़ परेशान करने वाली थी। तो इन फाइंडिंग्स ने, ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये यहाँ पे एक ज़्यादा आशा नहीं जगाती है कि आसानी से आराम से इसका क्लोजर हो जाएगा, ये केस सुलझ जाएगा। अच्छा, होप है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है तो मच का ही प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ काउंटेबल होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, मैनी लगाते, याद रखिए, ठीक है। आगे आइए, ऑन इट्स मोस्ट वाइटल टर्म ऑफ रेफरेंस। वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, है ना। तो कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म है रेफरेंस का मतलब होता है जिक्र करना, किसी चीज को मेंशन करना, किसी और इशारा करना। रेगुलेटरी फेलियर इन डीलिंग विद द एलिज्ड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट लॉज इन रिलेशन टू द अडानी ग्रुप ऑफ अदर कंपनीज। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये डैश से डैश तक की बात छोड़ दी मैंने। ऑन इट्स मोस्ट वाइटल टर्म ऑफ रेफरेंस, तो कह रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हो सकते थे जिक्र करने के, रेफरेंस के, उनमें कमिटी की जो फाइंडिंग्स थी, इस समिति की जो 6 मेंबर वाली जो कमिटी है, उसके जो भी चीज़ें सामने आई हैं, आर फार फ्रॉम इम्फेटिक, वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। इम्फेटिक हमने क्या देखा था, अनइक्विवोकल। याद करो, चीज़ें याद होनी चाहिए, बार बार में रिविजन करने से ही याद आएंगी। अनइक्विवोकल देखा था, ठीक है। इसके अलावा अनएम्बिग्यूअस भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, ये सब इसके मतलब होते हैं, स्पष्ट, है ना, एडजेक्टिव है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म है रेफरेंस का, है ना, उसमें अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बेहतरीन जो टर्म हो सकता है रेफरेंस का, उसकी अगर बात करें तो कमिटी की जो फाइंडिंग्स रही हैं वो स्पष्ट नहीं है। बीच में क्या दिया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये किस तरफ इशारा है, जो भी नियम संबंधी असफलता रही है, किस चीज में, डील करने में, किसको, तथाकथित उल्लंघन को। एलेज्ड क्या होता है, एलेज्ड होता है सपोज्ड या परपर्टेड, तथाकथित। कॉन्ट्रावेंशन क्या होता है, वायलेशन, ब्रीच, उल्लंघन, किसका, सिक्योरिटीज मार्केट लॉज का, प्रतिभूति बाजार के नियमों का। किस संबंध में, इन रिलेशन टू का मतलब होता है संबंध में। द अडानी ग्रुप और अदर कंपनी, जो अडानी समूह है और बाकी की कंपनीज हैं, उनके संदर्भ में। तो जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो रेफरेंस का है उसकी अगर बात करें, और ये टर्म रेफरेंस का किस को लेकर है, इसकी बात कर रहा है कि जो भी नियम संबंधी असफलता रही, तथाकथित उल्लंघन को डील करने में, और उल्लंघन किसका हुआ है, सिक्योरिटीज मार्केट लॉज का उल्लंघन हुआ है, किस संबंध में, अडानी ग्रुप या अन्य कंपनीज के संदर्भ में, ठीक है। तो उसमें जो भी इस कमिटी की फाइंडिंग्स रही हैं वो स्पष्ट नहीं रही हैं, ये कहना चाहता है। कॉन्ट्रावेंशन नाउन है, TION दे रखा है, बताया था, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, तो एलिज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। अदर के साथ में नाउन है, प्लूरल आती है, ध्यान रखिए। और ये अदर जो कंपनीज है, ये हमें पता नहीं है कौन सी कंपनीज हैं, इसलिए इसको जेनरिक मान लेना है। अगर हमें पता लग जाए ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो हम लगाते द अदर, और द अदर के बाद में आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे तो सिंगुलर नाउन लगाओ, चाहो तो प्लूरल लगाओ, ठीक है। फाइंडिंग्स की वर्ब यहाँ पे आ रहे हैं। अगला देखिए, फिर कह रहा है ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टॉक प्राइस
मैनिपुलेशन। अगर इस प्रश्न की बात करें कि स्टॉक प्राइस का हेरफेर हुई है, स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन हुआ है, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए मान लो कि अगर इस प्रश्न की बात करें कि स्टॉक प्राइस का हेरफेर हुआ है, तो इस प्रश्न पर सेबी ने बताया किसको, इस जज को, नाम है एएम सप्रे। इस जज के द्वारा इस पैनल को लीड किया जा रहा था, 6 मेंबर का जो पैनल है उसको लीड कौन कर रहे थे, जस्टिस एएम सप्रे। इस जस्टिस के द्वारा लीड किए गए पैनल को सेबी ने बताया कि साहब 849 स्वचालित अलर्ट्स वर थ्रोन अप। थ्रो अप क्या होता है, प्रोड्यूस करना, क्या, प्रॉब्लम्स को, आइडियाज को, कि 849 स्वचालित अलर्ट्स भेजे गए थे किसके द्वारा, स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा। कब, 57 महीनों में, कब तक, दिसंबर 2022 तक। रिजल्टिंग इन, इसका परिणाम क्या निकला, 4 रिपोर्ट्स। यहां पे इसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 रिपोर्ट्स यहां पे जारी हुई, 4 रिपोर्ट्स आई। रिजल्ट के साथ इन आता है, ये मैंने बहुत बार पहले बताया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। रिजल्ट इन बराबर हम लिखते हैं लीड टू। रिजल्ट के साथ इन लगता है, लीड के साथ टू लगता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, स्टॉक प्राइस हेरफेर के प्रश्न को लेकर सेबी ने बताया, सेबी की वर्ब हो गई टोल्ड, किसको बताया, इस पैनल को लीड कौन कर रहा है, जस्टिस एएम सप्रे। क्या बताया कि 849 जो ऑटोमेटेड अलर्ट्स हैं, स्वचालित अलर्ट्स, वर थ्रोन अप इसकी क्रिया है, भेजे गए, और पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, वर है वो बी की सेकंड फॉर्म होती है, वॉज वर। चूंकि अलर्ट्स प्लूरल है इसलिए वर आ रहा है, यहां होता सिंगुलर तो वॉज आ जाता। थ्रो की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म करनी है तो थर्ड फॉर्म करनी है, पैसिव में तो थ्रोन हो गया, सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ठीक है, और किसके द्वारा, स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा। 57 महीनों में, 57 महीने कहां तक की बात कर रहा है, दिसंबर 2022 तक। उसका परिणाम क्या निकला, 4 रिपोर्ट जारी हुई। द फर्स्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स, और ये 4 जो रिपोर्ट्स हैं, ये दीज रिपोर्ट्स तो आ रहा है इन 4 रिपोर्ट्स के लिए, उनमें से जो पहली रिपोर्ट है वो उसे सितंबर 2020 में जारी हुई थी। इस रिपोर्ट ने क्या किया, अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, क्या, सेबी का ध्यान किस तरफ, कि कुछ कॉमन फॉरेन पोर्टफोलियो है, कुछ उभयनिष्ठ फॉरेन विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जिसको एफपीआईज कहते हैं, होल्डिंग शेयर्स अक्रॉस द अडानी ग्रुप, और इनका शेयर होल्डिंग है, इनकी शेयर धारिता है, इनके पास शेयर हैं सारी, मतलब पूरी कंपनी में अडानी ग्रुप जो है उसकी सारी जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के अंदर कॉमन एफपीआईज नजर आए इनको। तो जो पहली रिपोर्ट आई सितंबर 2020 के अंदर, देखिए याद रखिए, जब मंथ और ईयर पर्टिकुलर हो जाए, किसी मंथ या वर्ष की बात पर्टिकुलर तरीके से की जाए तो इनका प्रयोग करते हैं। तो जो 4 रिपोर्ट थी उनमें पहली रिपोर्ट आई सितंबर 2020 में, इसने सेबी का ध्यान आकर्षित किया, किस तरफ किया, एफपीआईज की तरफ, और ये इसके अंदर कहा कि ये कुछ कॉमन पोर्टफोलियोज जो हैं उसमें शेयर्स हैं इनके पास, पूरे ग्रुप के अंदर जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है जक्स्टापोजिंग। जक्स्टापोज क्या होता है, पुट साइड बाय साइड, है ना, रखना, नजदीक रखना। जक्स्टापोजिंग शुरू में आ रहा है, आईएनजी में आ रहा है, याद रखें। जब किसी सेंटेंस के शुरुआत में आईएनजी फॉर्म आती है उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, जेरेंड भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जेरेंड तभी होगा जब उसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, जब उसको देखकर वर्ब लगाई जा रही हो। लेकिन देखिए उसको देखकर वर्ब नहीं लग रही है, और वैसे अगर ऐसा होता तो मैं इसको येलो कलर में ही हाईलाइट कर देता, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बताएगा ऐसा करते हुए। तो जक्स्टापोजिंग दिस विद अर्लियर कंप्लेंट्स, जो पहले की शिकायतें हैं, जितनी पहले की शिकायतें मिली, अर्लियर क्या होता है, टाइम में पहले को बोलते हैं। और कोई पूछ ले आपसे कि इसका एंटोनिम बताओ, इसका विलोम शब्द बताओ, तो क्या बताओगे, लेटर। ठीक है, अर्लियर का विलोम शब्द क्या बताओगे, लेटर। तो कह रहा है कि इस चीज को पहले वाली शिकायतों के नजदीक रखते हुए, है ना, आसपास रखते हुए, इन सब की तुलना करते हुए सेबी ने शुरू किया, सेबी की वर्ब है कमेंस्ड, शुरू किया, कमेंस मतलब स्टार्ट करना, क्या, एक औपचारिक जांच। किसको लेकर, देखिए वैसे जब भी कोई जांच की बात करते हो ना, प्रोब की, तो इनटू लगना चाहिए, ये ऑन तो गलत ही है, यहाँ पे इनटू लगा दो। जांच किस चीज की, पोटेंशियल, संभावित, पॉसिबल, वायलेशन, उल्लंघन, किस चीज का, 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का, कि 25% सार्वजनिक शेयर धारिता का नियम है, अक्टूबर 2020 के अंदर
ये जो होना था उसका उल्लंघन हुआ। तो पहले वाली जो कंप्लेंट्स आई उसकी तुलना इससे करते हुए, ठीक है, सेबी ने क्या किया, जांच शुरू कर दी। जांच किस चीज की, कि संभावित उल्लंघन हुआ है किसका, 25% का जो नियम है पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उसका। कब की बात है, अक्टूबर 2020 की बात है, ठीक है। सेबी साइटेड, साइट होता है हवाला देना, मेंशन करना। सेबी ने जिक्र किया अडानी एंटरप्राइजेज ट्रेडिंग डेटा, अडानी एंटरप्राइजेज जो कंपनी है उसके ट्रेडिंग डाटा का हवाला दिया, उसके व्यापारिक जो भी आंकड़े रहे उसका हवाला दिया टू द पैनल, इस 6 सदस्य के पैनल को, एंड सेड, और कहा कि नो मैनिपुलेशन वाज फाउंड, के साहब कोई हेरफेर नहीं पाई गई। मैनिपुलेशन की वर्ब क्या है, वाज फाउंड। फाउंड क्या है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड फर्स्ट फॉर्म होती है, फाउंड सेकंड फॉर्म होती है, फाउंड थर्ड फॉर्म होती है। नो है वो डिटर्मिनर है, मैनिपुलेशन है वो नाउन है। याद ही रख लेना कि नो होता है वो डिटर्मिनर होता है, जबकि नोट जो होता है, एनओटी नोट, वो होता है एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ निगेशन, किसी सेंटेंस को नेगेटिव करने के काम आता है। क्या कह रहा है, सेबी ने हवाला दिया अडानी एंटरप्राइज के ट्रेडिंग डेटा का, किसको, पैनल को। क्या कहा, कहा कि कोई मैनिपुलेशन मिला ही नहीं, ये पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। बट लेकिन सच एनालिसिस, ये क्या चीज है, ये एनालिसिस की प्लूरल फॉर्म है। एनालिसिस की स्पेलिंग तो ये होती है, जब आप आई को हटा के ई लिख देते हो तो ये इसका बन जाता है प्लूरल। और सच के बाद में मैंने बताया हुआ है काफी बार कि सच के बाद में या तो आपको नाउन आगे मिलेगी प्लूरल, अगर काउंटेबल है तो। अगर सिंगुलर मिलती है और काउंटेबल है तो सब जरूर से आपको उससे पहले ए या एन मिलेगा। मान लो ये एनालिसिस एक ही होता तो आप यहां लिखते एन एनालिसिस, एन लगाना पड़ता आपको, वाउल साउंड है इसलिए। तो कह रहा है लेकिन ऐसे जो विश्लेषण है वो अभी भी, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अभी भी। अंडरवे मतलब अभी भी ये चल रहे थे, अभी भी अंडरवे थे, प्रगति जारी थी इस पे। फॉर अदर ग्रुप स्टॉक्स, अन्य जो ग्रुप स्टॉक्स थे उनके लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे विश्लेषण अभी भी चल रहे थे अन्य ग्रुप के स्टॉक्स के लिए, कंपेलिंग, मजबूर करते हुए। कंपेल का बताया था, इंपेल होता है, फोर्स होता है, कोवर्स होता है, मजबूर करते हुए पैनल को, किस लिए, कि वो कंक्लूड करें, कि वो निष्कर्ष निकालें। कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, इन्फर करना होता है, इन्फर, कि वो निष्कर्ष निकालें कि प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, प्रथम दृष्टया, एट फर्स्ट साइट, कि प्रथम दृष्टया इट वॉन्ट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं हो पाएगा तो से ये कहना कि देयर हैज बीन रेगुलेटरी फेलियर, कि कोई नियम संबंधी असफलता रही है। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है वाइल, जब दो काम साथ में हो तब लगाते हैं। इट स्ट्रेस्ड, इसने ये भी जोड़ दिया दैट सच इन्वेस्टिगेशंस मस्ट बी टाइम बाउंड, की ऐसी जांच पड़ताल जो है उनको जरूर से होना चाहिए। मस्ट है तो जोड़ दे रहा है बात पर, मॉडल है, जरूर से होना चाहिए, टाइम बाउंड मतलब कोई टाइम निर्धारित करो, एक डेडलाइन दो, इतने समय में पूरी होनी ही चाहिए। फिर समझो, कह रहा है क्या, ऐसे जो विश्लेषण है वो अभी भी चल रहे थे अन्य कंपनी के, अन्य ग्रुप के स्टॉक्स के लिए, और मजबूर कर रहे थे पैनल को कि वो ये निष्कर्ष निकाले कि प्रथम दृष्टया ये संभव नहीं होगा कहना कि कोई भी रेगुलेटरी फेलियर रहा। साथ ही में इसने ये स्ट्रेस भी डाला कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन, देखो फिर से सच आ गया, सच के बाद में नाउन प्लूरल आ गई, कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाइम बाउंड होने ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, सच एनालिसिस, वर्ब है वर, इट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, रेगुलेटरी फेलियर है, इसकी वर्ब है हैज बीन। ये क्या चमत्कार हुआ, पहले कैसे आ गया, तो ये इस कारण से है कि देयर दे रखा है, ठीक है। देयर है तो पहले क्रिया बाद में सब्जेक्ट। इन्वेस्टिगेशन है, इसकी वर्ब है मस्ट बी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है इवन ऑन द प्रोब, यहां तक कि जो जांच हुई, जांच किसकी, फिर देखो इनटू आ गया, प्रोब में इनटू आता है अगर नाउन है तो, और ये नाउन है कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये डिटर्मिनर है, आर्टिकल है। यहां तक कि जो जांच हुई पब्लिक शेयर होल्डिंग की, सार्वजनिक शेयर धारिता की, एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और संबंधित पार्टी के जो लेन देन है उसकी, जो कि हिडनबर्ग ने फ्लैग किया था। फ्लैग मतलब मार्क, चिन्हित करना, जो हिडनबर्ग के द्वारा चिन्हित किए गए थे। पैनल्स इन्फेरेंस, इन्फेरेंस क्या होता है, कंक्लूजन। तो पैनल का जो निष्कर्ष है इज, वो क्या है, कॉशियसली वर्डेड, वो बड़ी सावधानी से उसमें शब्द लिखे गए हैं, कॉशियसली बड़े सावधानी से, वर्डेड मतलब शब्द लिखे गए हैं। एंड हिंट्स एट, और उसका इशारा किस तरफ है, हिंट के साथ एट लगता है, किस तरफ, इट्स ओन टाइम कॉन्स्टेंट्स, इसमें इशारा इस तरफ भी है कि हमारे पास टाइम की कमी है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, टाइम की लिमिटेशन का हवाला दिया है इन्होंने, लिमिटेशन है ना, ये होता है कमी। तो यहां तक की जो जांच हुई पब्लिक शेयर होल्डिंग की,
और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की जो हिडनबर्ग के द्वारा चिन्हित किए गए, उसमें पैनल का निष्कर्ष जो है, जो भी इसने कंक्लूड किया है, वो बड़े सावधानीपूर्वक शब्दों में लिखा गया है और इशारा कर रहा है इसके खुद के टाइम की कमी की तरफ। इन दीज सर्कमस्टेंसेज, इन परिस्थितियों में, सर्कमस्टेंसेज क्या होता है? परिस्थितियां। इट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा क्या? टू रिटर्न ए फाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी फेलियर, ये संभव नहीं होगा कि फिर से आप रिटर्न अ फाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी फेलियर, कि आप वापस से वहीं लौटो कि रेगुलेटरी फेलियर रहा, इस तरह की कोई चीज निकाल कर लेकर आओ। देयर इंडीड हैज टू बी ए कोहेरेंट एनफोर्समेंट पॉलिसी, वास्तव में, इंडीड मतलब रियलिटी में, हैज टू बी होनी चाहिए, कोहेरेंट लॉजिकल या फिर रेलेवेंट, एक तार्किक, एक प्रासंगिक, एनफोर्समेंट लागू करने की पॉलिसी, नीति, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोहेरेंट इन्फोर्समेंट पॉलिसी होनी चाहिए। एनफोर्समेंट नाउन है, पॉलिसी भी नाउन है, दो नाउन साथ में आ सकती हैं। कोहेरेंट अब एडजेक्टिव है और ए है वो डिटर्मिनर है, ठीक है। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये पॉसिबल नहीं होगा कि फिर से इसी फाइंडिंग पर लौटा जाए कि रेगुलेटरी फेलियर हुआ है। निश्चित रूप से एक क्या होनी चाहिए? एक कोहेरेंट एनफोर्समेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है द की रीजन, जो मुख्य कारण है, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मुख्य, जो मुख्य कारण है फॉर सेबी ड्रॉइंग ए ब्लैंक। ड्रॉ ब्लैंक का मतलब होता है टू फेल, असफल होना, सफल नहीं होना। तो मुख्य कारण क्या है कि सेबी असफल रही? किसमें? अपने प्रयासों में। प्रयास कौन से? ये प्रयास शुरू हुए थे 2020 में एंड रिवाइव्ड आफ्टर, और फिर से चालू हो गए थे आफ्टर द हिडनबर्ग रिपोर्ट। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद, ठीक है। तो प्रयास किस चीज के थे? आइडेंटिफाई करने के, पहचानने के, क्या कि 42 अल्टीमेट बेनिफिशियरीज हैं, कि 42 लाभार्थी हैं बिहाइंड 13 एफपीआईज, कि जो 13 फॉरेन पोर्टफोलियो मिले हैं उसमें से 42 फाइनली बेनिफिशियरीज हैं विद साइजेबल स्टेक्स, और उनके बहुत ज़्यादा पैसा है। उनके साइजेबल मतलब होता है कंसिडरेबल, बहुत ही बड़ा। स्टेक्स का मतलब होता है शेयर, उनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इन अडानी ग्रुप फर्म्स। अडानी ग्रुप फर्म्स में इज दैट, वो ये है कि द रेगुलेटर हैड इटसेल्फ ट्वीक्ड, कि जो रेगुलेटर है, जो नियम बनाता है, उसने खुद ने ही ट्वीक किया। ट्वीक का मतलब मॉडिफाई किया, ऑल्टर किया, इसने खुद ने बदल दिए। क्या? द एफपीआई नॉर्म्स, फॉरेन पोर्टफोलियो के संदर्भ में जो नियम है उनको। कब? 2019 में। किस लिए? ताकि ऐसी भ्रम की स्थिति बन जाए। ऑब्फ्यूस्केशन क्या होता है? बीविल्डरमेंट, बीविल्डरमेंट, बैफलमेंट, BAFFLEMENT। फिर समझना, सब्जेक्ट है की रीजन, वर्ब क्या है? वर्ब यहाँ पे आपको आगे मिलेगी। तो सेबी के असफल होने के पीछे कारण, असफल किसमें? प्रयासों में। प्रयास कौन से? जो शुरू हुए, दैट यहाँ पे अटेम्प्ट्स के लिए है, इसकी वर्ब बिगिन है। वो प्रयास जो 2020 में तो शुरू हुए और फिर से इन्होंने प्रयास किया हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में। प्रयास किस चीज़ का था? कि आप पहचानो कि फाइनली 42 ही ऐसे लोग हैं, 42 ही ऐसे लाभार्थी हैं इन 13 पोर्टफोलियो के पीछे, जिनके पास बहुत बड़े अमाउंट में शेयर्स हैं, ठीक है, अडानी ग्रुप फर्म्स में। तो ये जो की रीज़न है इज, ये की रीज़न की वर्ब इज है, वो ये है कि रेगुलेटर ने खुद ने क्या किया था? मॉडिफाई कर दिया था, बदल दिए थे एफपीआई के नियम 2019 में, ताकि ऐसे भ्रम की स्थिति को क्या कर सकें? इस भ्रम की स्थिति को बनाया जा सके। सच ए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चिकन एंड एग सिचुएशन। चिकन एंड एग सिचुएशन क्या होती है? मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ऐसी स्थिति। हमें पता ही नहीं कि पहले क्या हुआ, पहले इन्होंने नॉर्म्स चेंज किए तब ऐसा हुआ है, या पहले इनकी कुछ था तब ऐसा हुआ है। तो ऐसी जो एक खुद के द्वारा थोपी गई, इन्फ्लिक्टेड का मतलब है इम्पोज्ड, तो ये खुद के द्वारा थोपी गई जो ये स्थिति है कि पहले क्या चीज हुई। विद कैप्रिशियस लेजिस्लेशन, कैप्रिशियस का मतलब होता है जो चेंजेबल हो, जो बदलता रहता हो, जो स्थिर नहीं हो, अस्थिर कह सकते हो। लेजिस्लेशन का मतलब कानून है, विधेयक है। डाइवर्जिंग फ्रॉम एनफोर्समेंट, डाइवर्ज का मतलब होता है अपना रास्ता चेंज करना, एनफोर्समेंट का मतलब होता है लागू करने का प्रोसेस, है ना। तो कह रहा है इस प्रकार का खुद के द्वारा थोपी गई जो ये स्थिति है, जिसके अंदर ऐसा लेजिस्लेशन है जो अस्थिर है, चेंजेबल है ना, और जो एनफोर्समेंट से रास्ता बदल रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसकी वर्ब इज है। ये एनफोर्समेंट, ये सिचुएशन इज रेयर, दुर्लभ स्थिति है, एंड मस्ट ट्रिगर,
और निश्चित रूप से ये ट्रिगर करेगी मतलब ये कारण बनेगी क्या, अ क्लोजर लुक, कि बहुत नज़दीक से देखना पड़ेगा सेबी की अप्रोच को, सेबी किस तरह की अप्रोच अपना रही है टू इट्स की मैंडेट। अप्रोच किसको लेकर, जो इसका महत्वपूर्ण अधिकार है, मैंडेट का मतलब होता है अथॉरिटी, जो इसका अधिकार है, अधिकार क्या है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, निवेशकों की सुरक्षा का अधिकार, तो इसकी अप्रोच कैसे अपना रही है बहुत नज़दीक से देखना पड़ेगा। तो ऐसी जो खुद के द्वारा थोपी गई ये स्थिति है, ये रेयर है और ये निश्चित रूप से कारण बनेगी कि बहुत नज़दीक से देखा जाएगा सेबी की अप्रोच को। अप्रोच किस चीज़ को लेकर, जो इसका महत्वपूर्ण अधिकार है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का, उसको देखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, विद कैप्रिशियस, कैप्रिशियस में OUS दे रखा है तो एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेशन नाउन है, TION दे रखा है, लो है कानून है, कि यहाँ पे एक ऐसा कानून जो कैप्रिशियस प्रवृत्ति का है, ठीक है, और ये कानून जो है डाइवर्जिंग फ्रॉम एनफोर्समेंट, ये एनफोर्समेंट से आपको डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है, लागू करने के प्रोसेस जो है, नियमों को लागू करने का प्रोसेस है, उससे ये आपको अलग कर रहा है, ठीक है। सेबी चाहती है एक्शन लेना, ले नहीं पा रही है क्योंकि सेबी का खुद का किया धरा है यहाँ पे, इसी ने चेंज कर दिया था सारा, ये इसी की बात कर रहा है। तो आपको ये अप्रोच देखनी पड़ेगी कि सेबी कैसी अप्रोच यहाँ पे अपना रही है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का जो इसका अधिकार है उसको लेकर, ठीक है। तो ये था आज के सेशन में, मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।